हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या। आज के सेशन में हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स पर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू दैट हम कंप्यूटर सिक्योरिटी, दैट इज वायरस एंटीवायरस एंड ईमेल एंड पीडीएफ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इफ यू नो, हम लोगों ने पहले भी कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिस पर एमसीक्यूज किए हैं बहुत सारे। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो दिखेगा, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में, नॉट इन द क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो दिखेगा ज़रूर, जहाँ पर एमसीक्यूज हुए हैं, तो वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सम क्वेश्चंस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। A computer dash is a malicious code which self-replicates by copying itself to other programs। जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है? कॉपी करता है, खुद की कॉपीज बनाता है और दूसरे प्रोग्राम्स में खुद को ट्रांसफर करता है, खुद को कॉपी करता है। ऐसा जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सो वी ऑल नो दैट उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। एक और चीज़ गाइस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज हमारी कंप्यूटर सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ऑब्वियसली आपका एग्जाम है परसों, सो इसके बाद हमारी कंप्यूटर सीरीज की तो वीडियोस अपलोड नहीं होंगी बिकॉज ऑल दी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। प्लस क्रैश कोर्स में जितने मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सब टॉपिक्स से आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, सो हमने सभी टॉपिक्स से एमसीक्यूज कवर किए हैं। विद दिस हमारा क्रैश कोर्स, कंप्यूटर क्रैश कोर्स खत्म होगा गाइज। एंड आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, वो कंटेंट, वो सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर द बेस्ट। आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर एटलीस्ट 25 प्लस इन कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। सो निराश मत कीजिएगा, सब अच्छे से स्कोर कीजिएगा, अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा इन ऑल दी सेक्शंस, नॉट इन कंप्यूटर अवेयरनेस ओनली, इन ईच एंड एवरी सेक्शन। आई वांट हमारी टीम के साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। In which year Apple II virus came into existence? कौन से ईयर में Apple II वायरस एग्जिस्टेंस में आया था? 1979, 80, 81, 82। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, Apple II वायरस कब कैसे आया। सो Apple II वायरस इज द फर्स्ट वायरस जिसने एप्पल कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था, राइट। एंड इस ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1980 वन में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एंड इट रिजाइडेड इन द बूट सेक्टर ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क, राइट। सो 1981 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। डैश इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल्स एज वेल एज द बूट सेक्टर्स। एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज द बूट सेक्टर जो होता है सिस्टम का, उसे इन्फेक्ट करता है। ऐसा कौन सा वायरस है? नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक, मल्टी पार्टेड। बूट सेक्टर को भी करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टेड वायरस है जो इफेक्ट करता है दोनों को ही, एंड इट इज वेरी हार्ड टू रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। ऐसा कौन सा वायरस है जो सभी फाइल्स डिलीट कर देता है जिसे भी वो इन्फेक्ट करता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर वायरस हो जाए तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, फाइल्स रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वायरस करता है? तो ये करता है ओवरराइट वायरस, ठीक है। ये फाइल्स को डिलीट कर देता है। यस, इसे रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो जिन भी फाइल्स को इस पर्टिकुलर वायरस ने इन्फेक्ट किया, अगर वो फाइल्स रिमूव कर दे तो वी कैन डेफिनेटली रिमूव दिस वायरस एज वेल। चलिए आगे आते हैं। क्रैकर्स टुडे आर मोस्ट ऑफन मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर टू हेल्प द कम्युनिटी इन सिक्योरिंग देयर नेटवर्क्स, सीइंग हाउ फार देयर स्किल्स विल टेक देम, गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर एक्शंस, गेनिंग मनी और फाइनेंशियल गेन्स। तो हम लोगों ने क्रैकर्स एंड हैकर्स के बीच में डिफरेंस भी किया था कि क्रैकर्स और हैकर्स में क्या डिफरेंस है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन में किया था जब हमने वायरस एंटीवायरस पढ़ा था। सो करेक्ट आंसर इज गेनिंग मनी एंड फाइनेंशियल गेन्स। तो क्रैकर्स कौन होते हैं? क्रैकर्स बेसिकली कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अनएथिकली इफेक्ट करता है फॉर अ सर्टेन गेन मनी गेन करने के लिए या किसी भी तरह के फाइनेंशियल गेन के लिए। सो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रैकर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। The dash is code that recognizes some special sequence of input and is triggered by being run from a certain user ID of by unlikely sequence of events. क्या आंसर होना चाहिए? Trapdoors, Trojan horse, logic bomb और virus. The correct answer for this question is ऐसा particular code जो एक special sequence of input को recognize करता है, उन्हें हम लोग कहते हैं trapdoors। जो आपके इनपुट को, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में, उसे बेसिकली ट्रैप करता है, उसे परस्यू करता है, उन्हें हम लोग ट्रैपडोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? दोनों ही ट्रू हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग को मार्क करना है। अ worm mails a copy of itself to other systems. A worm executes a copy of itself on other systems. We have two statements. फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है? दिस पर्टिकुलर आंसर यू विल गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी इज प्राइमरीली अबाउट, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जितने भी थ्रेट्स हमारी नेटवर्क पर हैं, हमारे सिस्टम पर है, उन थ्रेट्स को रिड्यूस करना ही मेजर मोटिव है साइबर सिक्योरिटी का। तो प्राइमरीली अबाउट पीपल, प्रोसेसेस, technologies, or all of the above. This is about people, process and technology which work together to reduce the various threats जो आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को एक काफ़ी थ्रेट कॉज कर सकते हैं। सो all of these are important in cyber security because they all work together. All right, so आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी should be the correct answer for question 8. Moving on, question 9. What was the name of program Robert Thomas created? कौन सा प्रोग्राम रॉबर्ट थॉमस ने क्रिएट किया था? तो रॉबर्ट थॉमस ने जो प्रोग्राम क्रिएट किया था उसका नाम था क्रीपर। इट वाज एक्चुअली अ वायरस जिसे हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर वायरस भी कहते हैं, राइट? इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, विच वाज नेम आफ्टर अ कार्टून कैरेक्टर, स्कूबी डू कार्टून कैरेक्टर के नेम पर इसको नेम दिया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था। आई होप ये आपको मालूम भी होगा, इफ नॉट तो नोट्स जरूर एक बार क्रॉस चेक कीजिए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। What was the name of the first antivirus software? कौन सा first antivirus software? The first antivirus software is Reaper. REAPER is the name of the first antivirus software. It is ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअल में एंटीवायरस नहीं, एक्चुअल में एक वायरस था जो फर्स्ट वायरस क्रीपर को रिमूव करने के लिए, इससे डील करने के लिए बनाया गया था। तो रीपर इज द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, delayed payload of some virus is also called as, delayed payload of some viruses को हम लोग और क्या कहते हैं? टाइम बॉम्ब, एंटीवायरस या नॉन ऑफ दिस, इसे हम लोग कहते हैं बॉम्ब। Which of the below mentioned reasons do not satisfy the reasons why people create computer वायरस? लोग कंप्यूटर वायरस क्रिएट करते हैं कुछ रीजंस की वजह से, और इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो ये सेटिस्फाई नहीं करता कि जो भी रीजंस की वजह से कंप्यूटर वायरस बनाया जाता है? प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, प्रैंक्स, रिसर्च पर्पस। लोग रिसर्च पर्पस के लिए भी कंप्यूटर वायरस बनाते हैं, प्रैंक्स के लिए भी बनाते हैं, थेफ्ट के लिए भी बनाते हैं, आईडी थ्रेट करने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए वायरस नहीं बनाया जाता। वायरस का मेजर मोटिव क्या होता है? इन्फेक्ट करना, थेफ्ट करना। तो प्रोटेक्शन इज नॉट द रीजन जिसके लिए वायरस बनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। Which of the following is a software that once installed on your computer tracks your internet browsing habits? अगर एक बार आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो जो भी आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स हैं वो ट्रैक करता है, पॉपअप्स भेजता है, एडवर्टीजमेंट भेजता है रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू हैव विजिटेड। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लेट्स से आप लोग ने कुछ भी सर्च किया है ऑन गूगल या किसी भी शॉपिंग साइट पे या कहीं पर भी, तो आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, लेट्स से आपने यूट्यूब ओपन किया, आपने फेसबुक ओपन किया, तो वही रिलेटेड सर्च आपको वहाँ पर भी दिखते हैं। तो कई बार हम लोग को हैरानी भी होती है कि ये तो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया था और वही मुझे सर्च यहाँ पर भी दिख रहा है शॉपिंग के तौर पर। तो वो जो एड्स के पॉपअप्स हम लोग को दिखते हैं वो बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एडवेयर। ये बेसिकली हमारी जो भी ऑनलाइन हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं, इन हैबिट्स को ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं काइंड ऑफ ऑनलाइन हमें, और जहाँ पर भी जिस भी साइट पर हम लोग विजिट करते हैं वही रिलेटेड सर्च हमको बार बार शो करता है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एडवेयर्स कहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीडियम फॉर ईमेल? ईमेल का कौन सा मीडियम नहीं है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू ऑल नो दैट। So, intranet, internet, extranet and paper. पेपर इज द आंसर, क्योंकि ईमेल, जब हम लोग ने ईमेल के बारे में पढ़ा था तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक पेपरलेस मिशन के तौर पर ईमेल का इन्वेंशन किया गया था, राइट? डिजिटली मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए। तो ऑब्वियसली ईमेल में पेपर इज नॉट द मीडियम। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो एक बार हम लोग ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं। इंटरनेट के बारे में तो हम लोग को मालूम है, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, राइट? इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट मतलब इंट्रा, इन, मतलब एक
कंपनी है, लेट्स से कंपनी का जो विद इन नेटवर्क होता है, जो वो नेटवर्क सिर्फ अपने ही कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं कंपनी के विद इन काम कर रहे हैं, उन्हीं से शेयरिंग के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है सिर्फ एक ही कंपनी के लिए, लाइक इन हाउस नेटवर्क जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। एक्स्ट्रानेट भी एक बिजनेस पर्पस के लिए ही नेटवर्क होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क यू कैन शेयर द नेटवर्क, आप सिर्फ एक कंपनी के विद इन एम्प्लॉयर्स के साथ ही नेटवर्क जो है उसका एक्सेस नहीं होता। आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स एज इन जो भी बिजनेस रिलेटेड अदर कंपनीज हैं, उसी बिजनेस से रिलेटेड अदर वर्कर्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं बट रिलेटेड टू द बिजनेस, उनके साथ भी वो नेटवर्क का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंस है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में। इंट्रानेट सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं, एक्स्ट्रानेट यू कैन शेयर विद द आउटसाइडर्स एज वेल। और इंटरनेट तो एक ग्लोबल नेटवर्क है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, ये तो आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज डिफाइंड इंटरनेट, इनमें से कौन सी कमिटी या काउंसिल ने डिफाइन किया था इंटरनेट? आपको आंसर करना है द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, द फेडरल नेटवर्क काउंसिल, द फेडरल नेटवर्किंग कमिटी, द फेडरल नेटवर्क कमिटी। So the correct answer for question number 15 is option A, the Federal Networking Council। in 1995 उन्होंने यूनानिमसली ही इंटरनेट डिफाइन कर दिया था, जहां पर इंटरनेट को रेफर किया गया था एज अ ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन रिसोर्स उसे रेफर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट इज अ कंपनीज इंटरनल वेब। अभी हम लोग ने इंटरनेट के बारे में सीखा, तो एक कंपनी का इंटरनल वेब को ही हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। सो आंसर शुड बी ट्रू। विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड बाय इंट्रानेट? इंट्रानेट में वही प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं जो हम किसके लिए करते हैं, इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, लाइक टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, जो अदर नेटवर्क्स के लिए हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तो वही इंट्रानेट में भी यूज किए जाते हैं। तो बीएसएनएल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। Which of these do not provide free email? इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो फ्री ईमेल प्रोवाइड नहीं करता? हॉटमेल, रेडिफ मेल, व्हाट्सएप और याहू? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट्सएप। Which of the following is the correct format of email address? email address हम लोग सभी के पास होते हैं, हम लोग डेली डीलिंग करते हैं, तो कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है? द करेक्ट फॉर्मेट फॉर email address is option A. Option B, name@website.info। ओके, आगे बढ़ेंगे। MIME stands for मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एंड, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा। तो MIME का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एक्सेस स्टार्ट्स विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम। मेल एक्सेस कब स्टार्ट होता है? जब भी आप लोग मेल भेजते हैं या रिसीव करते हैं, वो मेल आपको लेट से आया है, तो आप वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेल बॉक्स से, ऑब्वियसली। जब आप मेल बॉक्स से डाउनलोड करते हैं ईमेल को, वहीं से आपका मेल एक्सेस स्टार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Next question, when sender and receiver of an email are on the same system, we need only two। जब sender और receiver जो है email के वो same system पे, हमें क्या चाहिए होते हैं? दो IP, दो domain, दो servers या दो user agents। तो actually में क्या required होते हैं? user agents। user agents और कुछ नहीं है, it can be a person who receives or sends the email। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जिसे हम POP3 भी कहते हैं, ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। POP3 का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हैज टू मोड्स, डिलीट मोड एंड सेकंड मोड कौन सा होता है? कीप मोड। इट हैज टू मोड्स, वन इज डिलीट मोड एंड सेकंड वन इज कीप मोड। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। When the mail server sends mail to other mail servers, it becomes, जब एक मेल सर्वर सेंड करता है अदर मेल सर्वर को ईमेल सेंड करता है, तो दूसरा वाला मेल सर्वर क्या बन जाता है? वो बन जाता है SMTP क्लाइंट। भेजने वाला होता है SMTP सर्वर और रिसीव करने वाला कौन होता है? SMTP क्लाइंट। SMTP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पी फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसका फुल फॉर्म है? PDF का। यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। इज अ फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय डैश इन 1990s। 1990s के ईयर्स जो थे उसी के अराउंड PDF का इन्वेंशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और किसने किया था? एडोब ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर दोनों ने? तो किसने किया था? एडोब ने।
द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पीडीएफ रीडर, पीडीएफ रीडर्स जो होते हैं, पीडीएफ रीडर क्या होता है, जो पीडीएफ को रीड करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वर्जन 14, वर्जन 15, वर्जन 15.2, वर्जन 15.1. सो द करेक्ट आंसर इज एक्रोबैट रीडर डीसी वर्जन 15. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. पीडीएफ was released as an open standard. हमें पता है पीडीएफ जब आईएसओ के हाथ में आया, आईएसओ ने से पब्लिश किया एज ओपन स्टैंडर्ड, तो कब किया था, जुलाई 1, 2008 में. हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. Which of the following is a PDF reader? इनमें से कौन सा PDF रीडर है, एक्रोबैट रीडर डीसी, ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा वर्जन 15. सुमत्रा PDF, एक्सपर्ट PDF रीडर, तो ऑल ऑफ दीज आर PDF रीडर्स, राइट. So correct answer should be option D. Last question of the session. A PDF displays the exact same content and layout no matter which operating system, device, software, application it is viewed on. एक PDF सिस्टम जो है वो हमेशा ही सेम कंटेंट दिखाता है. आप एक PDF अपने फ़ोन पे ओपन करें, आप अपने लैपटॉप पे ओपन करें, आप किसी और के मोबाइल पे ओपन करें, वो सेम ही कंटेंट दिखाएगी, सेम ही फॉर्मेट दिखाएगी, सेम ही तरह का एक्चुअल जो उसका फॉर्मेटिंग है वो हर तरह के डिवाइस, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, हर तरह के सॉफ्टवेयर पर दिखेगा. तो उस जो प्रॉपर्टी है एक पीडीएफ की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल, ग्राफिक इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, या फिर कुछ नहीं. पीडीएफ की इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ग्राफिक इंटीग्रिटी. मल्टी डायमेंशनल, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. गो थ्रू द नोट्स वंस. ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 30. ठीक है गाइज, विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द लेक्चर. आई होप ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे. जितने भी नोट्स है रिवीजन एक प्रॉपर वे में कर लीजिए, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, आपके जितने भी सेक्शन एग्जाम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है सभी का रिवीजन आज कर लीजिए. ठीक है, आज शाम को 6 बजे आपका एक फ्री मॉक टेस्ट है. सभी वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को एक्सेस करो, सभी स्टूडेंट्स के साथ चेक करो कि आपका रैंक क्या रहता है. ऑलराइट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों को अपने एग्जाम बहुत 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 अच्छे से देना है. ठीक है गाइस, गुड लक, बाय बाय.